भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इन तीन नामों से हमारे जहन में एक ही मुल्क का नाम आता है और वो है हमारे मशरकी बॉर्डर पर वाक़या हमारा हमसाया मुल्क रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज भारत के नाम से कायम ये मुल्क अब अपना नाम चेंज करने जा रहा है। राइट विंग पॉलिटिकल जमात जो कि इस वक्त इंडिया में हुकूमत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, वो अब अपने मुल्क का नाम चेंज करने जा रहे हैं। हम आज की वीडियो में इस बात पर हरगिज बात नहीं करेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क का जो नाम रखना चाहें रखें। हम सिर्फ इन तमाम नामों की तारीख पर नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ इन तमाम नामों की हिस्ट्री पर बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम है तारीख दान अरसलान और मैं हूं अरसलान शाही। वैसे तो इस खित्ते के बहुत से नाम तारीख में मौजूद रहे हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ तीन मशहूर नामों पर बात करेंगे जो कि आज तक इस्तेमाल होते आए हैं: भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। सबसे पहले बात करते हैं लफ्ज भारत की, जो कि इंडिया अब अपना नाम रखेगा। भारत या भारत नाम के बहुत से किरदार इंडियन तारीख में मौजूद रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्तनद रवायात मानी जाती हैं वो ये है कि महाभारत के भरत के नाम पर ही इस मुल्क का नाम भारत पड़ा था। महाभारत के मुताबिक शकुंतला देवी और दुष्यंत के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है और एक ऋषि, एक बुजुर्ग दुआ देता है कि यह बच्चा बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सम्राट मतलब राजा, चक्रवर्ती यानी कि जिसकी हुकूमत चारों तरफ फैली होगी। लफ्ज भारत के बहुत से मीनिंग्स लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे मुस्तनद लगा वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बा मतलब रोशनी, रत मतलब तलाश करने वाला। बा रत मतलब रोशनी की तलाश करने वाला, रोशनी का खोजी। ये तो हो गया कि महाभारत के भरत के नाम पर ही इस मुल्क का नाम भारत पड़ा था। जैनिज्म के एक बादशाह ऋषभ देव के यहाँ भी एक बेटे की पैदाइश होती है, उसका नाम भी भरत था और उसके नाम पर भी इस मुल्क का नाम भारतवर्ष रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्तनद रवायात है वो महाभारत के भरत के मुताबिक ही है। इसके अलावा भी भरत नाम के बहुत से किरदार इस खित्ते की तारीख में मौजूद रहे हैं, उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडिया लफ्ज पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और हिंदुस्तान लफ्ज पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इन तीन लफ्जों की छोटी छोटी हिस्ट्री आपके सामने पेश करूंगा। ये तो बात होगी भारत की। अब बात करते हैं लफ्ज इंडिया की। इंडिया और हिंदुस्तान दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम ही है। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। संस्कृत में दरियाए सिंध और इसके आसपास के इलाकों को सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब दरिया, नदी या सागर, मतलब पानी का कोई भी टुकड़ा। फारसी वालों ने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो आपको एक जवाब पेश करेंगे कि फारसी में सा का जो लफ्ज है वो हा के साथ रिप्लेस हो जाता है, तो सिंधु हिंदू हो गया। लेकिन इस पर मैं एक अपनी राय पेश करना चाहूंगा कि अगर सिंधु हिंदू हो गया तो फिर हिंदुस्तान में जो स्तान का जो सा है वो हतान क्यों नहीं हुआ दिया। खैर, उन्होंने इस खित्ते को जब हिंदूश कहना शुरू किया और जो पर्शियंस थे उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन था वो ग्रीक्स के साथ था। जंगों की सूरत में भी इनकी आपस में लड़ाइयां होती रहती थी, कल्चरल एक्सचेंज भी इन दोनों के दरमियान होता रहता था। तो जो लफ्ज हिंदूश था जब वो ग्रीक्स के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको इंडोस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि एच का जो लफ्ज है वो ग्रीक में नहीं है, पुरानी ग्रीक में, वो इसको आई के साथ रिप्लेस कर देते हैं और हिंदोश को वो इंडोस कहना शुरू कर देते हैं और इस इलाके के लोगों को वो इंडीक कहना शुरू कर देते हैं। आपको ये भी बता दूं कि उस जमाने में जो पुरानी इंडियन तहजीबें हैं वो सिंध सागर की तहजीबें हैं, मतलब गंदारा सिविलाइजेशन, और ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तारीखें हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके अलावा गंगा जमुना की तहजीबें हैं। गंगा जमुना की तहजीबें थोड़ी दूर थी। जो पहला कनेक्शन फारसियों का इंडिया के साथ था वो इसी सिंध सागर इलाके की तहजीब के साथ था। एक ईरानी बादशाह डेरियस ने सबसे पहले इस इलाके के कुछ हिस्सों को फतह किया और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर दिया। डेरियस के बाद शाहपुरवान ससानी एम्पायर का एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसने इस इलाके के जो सिंध सागर के जो इलाके थे उनको फतह किया और उनको अपनी सल्तनत में शामिल किया। इस इलाके का वो हिंदुस्तान कहना शुरू हो गए। ये लफ्ज अक्सर ख्याल किया जाता है कि मुगल इंडिया में लेके आए या अरबों ने इंडिया को ये नाम दिया, हालांकि ये लफ्ज उनसे भी बहुत पहले है। जमाना कबल इस्लाम से भी ये लफ्ज पुराना है। तो जब उन्होंने इस इलाके को हिंदुस्तान कहना शुरू किया तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने भी इस इलाके को इंडोस से इंडीक और फिर इस तरह के लफ्ज कहना शुरू कर दिए। पुरानी ग्रीक में जो सबसे पुराना रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है वो हेरोडोटस से मिलता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का बाप भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। 400 कबल मसीह यानी कि 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट उसने इस खित्ते का नाम अपने टेक्स्ट में मेंशन किया, लेकिन उसने इस इलाके को सिर्फ इंडस तक ही जाना हुआ था।
ग्रीस का जो सबसे पहले इस इलाके में आना हुआ या जो इंडस के पार आए वो थे मेगाथिनीस नाम का एक हिस्टोरियन था, एक राइटर था। वो सबसे पहले सिंध सागर दरिया के इस पार आया और उसने गंगा जमुना तहजीब को स्टडी किया। पाटलिपुत्र में उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी, उसने इस इलाके को स्टडी किया और उसने इंडीक के नाम से एक किताब लिखी। इंडीक नामी उस किताब में उसने इस इलाके के लोगों के बारे में, इस खित्ते के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ था। ग्रीक्स का और रोमन्स का आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। रोमन्स की जुबान लैटिन थी, तो ग्रीक्स ने जब इस इलाके को इंडोस कहना शुरू किया तो उसके बाद लैटिन्स ने इस लफ्ज को अपने पास जब लिया तो उन्होंने इंडोस को इंडस कहना शुरू कर दिया। फिर यह लफ्ज मुख्तलिफ तगय्युरात से गुजरकर फ्रेंच और लैटिन से होता हुआ जब इंग्लिश वालों के पास पहुंचा तो इंग्लिश लोगों ने भी इसको इंडस ही कहना शुरू कर दिया या इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब आखिर में थोड़ी सी बात हिंदुस्तान लफ्ज पर कर लेते हैं। हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहपुर ने सबसे पहले इस इलाके का नाम हिंदुस्तान रखा था। सप्त सिंधु का भी मैंने आपको बताया। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां, 7 दरिया। जब फारसी वालों के पास ये लफ्ज पहुंचा तो उन्होंने सप्त सिंधु को हफ्त हिंदू कहना शुरू कर दिया। वीक या हफ्ता, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये उर्दू स्पीकर्स को थोड़ी बात जल्दी समझ आ जाएगी। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, फारसी में 7 को हफ्त कहते हैं, तो इसीलिए हफ्ते को इसलिए हफ्ता कहा जाता है क्योंकि उसमें 7 दिन होते हैं। तो हफ्त हिंदू सेम ही मतलब रहा कि मतलब 7 नदियां। फारसी वालों ने इस दरिया को हिंदू और इस इलाके को हिंदोश कहना शुरू कर दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज हिंदुस्तान हो गया। जब ये लफ्ज फारसी वालों से होता हुआ अरबी वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने हिंदुस्तान को अल हिंद कहना शुरू कर दिया और मुगलों के जमाने में इस इलाके का नाम हिंदुस्तान पड़ना शुरू हो गया क्योंकि मुगलों ने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी या हिंदुस्तान के तकरीबन सबसे बड़े इलाके पर मुगलों ने हुकूमत की थी। मुगलों के बाद जब ब्रिटिश इस इलाके में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को वापस इंडिया कहना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी डिक्शनरीज में या उनकी हिस्ट्री में इस इलाके का नाम इंडिया था। 1860 में उन्होंने इंडियन पीनल कोड के नाम से एक किताब लिखी और उसके बाद ये ऑफिशियली इस इलाके का नाम इंडिया पढ़ना शुरू हो गया। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, ब्रिटिश इस इलाके को छोड़कर गए तो इंडियन पॉलिटिशियंस जो अंग्रेजों के बाद आए उन्होंने इस इलाके का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो अब इंडियन गवर्नमेंट इसका नाम चेंज कर देगी, इस पर उनका काफी खर्चा भी हो जाएगा, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और अगर आपको लगता हो कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत आप तक पहुंचाई है या आपको मुझसे ज्यादा मुस्तनद कोई हवाला मौजूद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर रिसर्च करके एक नई वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूं। फिलहाल अरसलान साहिब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।